गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 11 बज रहे हैं, आपके सम्मुख में हाजिर हूँ फिजिक्स की नेक्स्ट श्रृंखला लेकर के, छठा पार्ट फिजिक्स पार्ट 6। और बहुत ही इम्पोर्टेंट उम्दा प्रश्न है, बैठ कर के डिज़ाइन कराए गए हैं, तो आपके बहुत काम आने वाले हैं। जल्दी जल्दी सब लोग आ जाइए, क्लास स्टार्ट हो गई है। 11 बज रहे हैं, आप सभी लोगों को पता है। और टू दी पॉइंट सीरीज़ आने वाली है, 26 तारीख को आपको मिलेगी। वो 26 तारीख को 11 बजे से ही मिलेगी, इसी समय पे मिलेगी। फिर आप कहेंगे सर लाइव क्लास कहाँ जाएगी? तो याद रखिएगा, अल्टरनेट करके चलेंगी चीज़ें, ठीक है? कोई भी चीज़ बंद नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? अल्टरनेट करके चीज़ें चलेंगी। अगर देखेंगे सामंजस्य नहीं बैठेगा तो लाइव क्लास अपनी जगह रखेगी, इसको किसी और टाइम पर डिसाइड कर लिया जाएगा, ठीक है? आपको कतई परेशान होने की आवश्यकता नहीं है ना। 26 तारीख को 11 बजे आपको पहला देखने को मिलेगा प्रीमियर मेरा टू दी पॉइंट। बहुत मज़ा आने वाला है। और आप देखेंगे कि वो सीरीज़ आपके लिए इतनी लाभदायक होगी, इतने काम की है। वो फालतू की इसमें बात नहीं है, वो एग्ज़ाम में किस तरह से आपके काम आएगी, हमें उस पर बात करनी है। वैसे दुनिया में तो बहुत सारी चीज़ें हैं बात करने के लिए, साइंस की ही हैं, लेकिन जो आपके काम आए, जिससे आपका सवाल हल हो पाए, हम उस पर बात करेंगे, ठीक है? तो चलो यार, जल्दी जल्दी सब लोग आ गए हैं। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड मॉर्निंग। और अपने कमेंट, उम्दा कमेंट, सही से सलीके वाले कमेंट सेक्शन में जल्दी से सब लोग अपनी हाजिरी दे दीजिए, ताकि हम अपना क्लास आगे बढ़ाएं, ठीक है? तो आज फिर से श्रृंखला है फिजिक्स की। ये आपकी लाइव क्लासेस की टाइमिंग है 11 से 12, मैं ही हूँ। जीके जीएस 5 से 6, अंग्रेजी 6 से 7 बजे, विकास सर की मैथ 7 से 8, हिंदी वाले सर 9 से 10 बजे रात में, ठीक है? और चाइल्ड साइकोलॉजी संडे को। क्लियर? तो ये टाइम टेबल है, इसको नोट कर लिया करिए। इतने बजे आप सभी लोगों को ये क्लासेस मिल जाएंगी, ठीक है बात? चलिए, जिन लोगों ने ऐप ना डाउनलोड किया है यार स्टडी 91 का, वो लोग ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर पर। स्टडी 91 के नाम से आपको फोटो दिख रही होगी, इसी नाम से अवेलेबल है। सुपर टेट यूपी टेट की क्लासेस लगातार चल रही हैं, उस पर साइंस की क्लास मैं ही ले रहा हूँ, ठीक है? और काफ़ी कुछ उसमें पढ़ा चुका हूँ आगे, और लगातार उसमें एडमिशन हो रखे हैं, है ना? आप लोग भी ज़्यादा लेट ना करें। अगर जिनको प्रॉपर अच्छे से उसमें पढ़ना है सुपर टेट के लिए, वो देखें। ये सीरीज़ जो है, जो क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है, जो टू दी पॉइंट है, ये हर एक एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। चाहे वो सुपर टेट दे रहे हो वगैरह, आप चाहे और कोई एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक के लिए जहाँ पे जनरल साइंस का सिलेबस बोला गया है, वहाँ पर यह इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? चलिए आइए यार, स्टार्ट करते हैं। 2 प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर, जल्दी से सब लोग इसका आंसर करिए। पहला सवाल है, क्या है? उत्प्लावी बल, जिसको बायन फोर्स कहते हैं। आप क्या बोलते हैं? बायन फोर्स कहते हैं। क्या बोलते हैं? बायन फोर्स कहते हैं। किसके ऊपर निर्भर करता है, यह बात बोली गई है? तरल की गहराई पर, विस्थापित तरल के केवल घनत्व पर, विस्थापित तरल के केवल आयतन पर, और विस्थापित तरल के भार पर, ठीक है? और किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक बाहरी बल पिंड पर कार्य नहीं करता है? जल्दी से इन दोनों सवालों का आंसर करिए। पहला सवाल बहुत ध्यान से पढ़ करके आंसर करिएगा, क्योंकि यह सवाल काफी लोग गलत करेंगे, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? यह सवाल ज्यादातर लोग गलत करेंगे, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। और किसने कहा है कि पिंड विरामावस्था में तब तक रहेगा जब तक कि बाहरी बल पिंड के पर कार्य नहीं करता है? जल्दी आंसर करिए कमेंट में। मैं सबके जवाब पर्सनली दे रहा हूं वहीं पर, आप परेशान मत होइए। मैंने पहले ही पिछले क्लास में बोला था अंतर्यामी है ना, तो तो आप आ जाइए, इन दोनों का आंसर करिए। जल्दी सब लोग जल्दी आ जाइए, जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए। अगर कर सकते हैं, आपको लग रहा होगा कि ये शेयर करने लायक है, तो शेयर कर दीजिए, और नहीं तो जल्दी आंसर करिए आप, ठीक है? तो बायन फोर्स, जो उत्प्लावन बल लगता है, किसी तरल से वो ऊपर की ओर लगता है, ठीक है? और याद रखिएगा, यह निर्भर करता है तरल की किस पर? घनत्व पर, डेंसिटी पर। जितना ज्यादा उसका घनत्व होगा, उतना ही ज्यादा उत्प्लावन बल वह लगाएगा, ठीक है? आयतन वाला आर्किमिडीज सिद्धांत पे चला जाता है, ठीक है? डूबेगी कि नहीं डूबेगी, वह आर्किमिडीज सिद्धांत, वह आयतन वाला हिसाब किताब हो जाएगा। लेकिन उत्प्लावन बल किसके ऊपर निर्भर कर रहा है आपका? यह कर रहा है घनत्व पर, डेंसिटी पर, ठीक है?
जितनी ज़्यादा डेंसिटी होगी उस लिक्विड की जिसमें वो चीज़ जा रही है, उतना ही ज़्यादा उत्प्लावन बल लगेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड पार्ट, ठीक है। और किसने कहा है कि एक पिंड विरामावस्था में रहेगा, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये जड़त्व का नियम है, इसको न्यूटन महोदय ने दिया था, जिसको आप न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। वो यही कहता है कि अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विरामावस्था में ही रहनी चाहेगी, और कोई वस्तु अगर चल रही है तो वह चलती ही रहना चाहेगी, कि जब तक उसके ऊपर आप बाहरी बल ना लगा दें, ठीक है। जब तक उसके ऊपर आप बाहरी बल ना लगा दें तब तक वह उसी रूप में रहेगी। जैसे अचानक से बस चल दे तो आप पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्यों? क्योंकि आप जो है किस में थे, विरामावस्था में थे, और आप उसी में रहना चाह रहे थे, लेकिन बाहरी बल लग जा रहा है जिसकी वजह से आप पीछे की ओर शिफ्ट हो जा रहे हैं। तो यह जड़त्व का नियम है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिसको किसने दिया था? न्यूटन महोदय ने दिया था। तो इसके लिए आंसर हो जाएंगे फोर्थ, ठीक है। नेक्स्ट आइए जरा, दो सवाल आपके स्क्रीन पर। भारत में उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति है, जो आपके घरों में बिजली सप्लाई आती है, उसकी आवृत्ति क्या है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है और रेडियन पर सेकेंड भी होता है, यहाँ हर्ट्ज में दिया है। तो ये बताइए इनमें से कितने हर्ट्ज की जो है सप्लाई आपके यहाँ आती है। और चौथा सवाल है, सूक्ष्मदर्शी जो प्रयुक्त होता है वह किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? बहुत आराम से देखिए, जानबूझ के क्लोज ऑप्शन लिखा हूं ताकि आप थोड़ा सा फंसें, बहुत सोच के आंसर करेंगे तो आप आंसर कर ले जाएंगे, ठीक है। स्पीड मैंने अपनी थोड़ी बढ़ाई हुई है ताकि आप जो है, क्योंकि कई लोगों का कमेंट रहता है कि सर बहुत धीरे चलता है, ठीक है, कोई बात नहीं है, चीज़ों को एक्सप्लेन करना भी रहता है ना, तो दिक्कतें आ जाती हैं कभी कभी, है ना। तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में, तीसरे का आंसर क्या होगा और चौथे का आंसर क्या होगा, फटाफट। और जल्दबाजी में गलत मत करिएगा, आराम से पढ़िए, सोचिए, फिर आंसर करिए। हमारा सवाल सही होने से मतलब है, समय आगे पीछे 2-4 सेकंड का हो जाता है तो उससे बहुत ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो भारत में जो उपयोग होने वाली प्रत्यावर्ती धारा है वो 50 हर्ट्ज पे है, ठीक है। कुछ देश अपने लिए अलग अलग इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे यहाँ जो आवृत्ति है, जो फ्रीक्वेंसी है, उसका मान कितना है? वह है मेरे भैया 50 हर्ट्ज, ठीक है। हर्ट्ज आवृत्ति की यूनिट है, और हर्ट्ज महोदय एक साइंटिस्ट है, उनके नाम पर यह रखा गया है, ठीक है। और सूक्ष्मदर्शी प्रयुक्त होता है किस चीज के लिए? जो माइक्रोस्कोप होता है वह इस्तेमाल होता है छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, ठीक है। जो सूक्ष्मदर्शी होता है वह कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? छोटी वस्तुओं को देखने के लिए। अब देखिए, पास की वस्तुओं को, अब जाहिर सी बात है इन दोनों में दिक्कत हो जाएगी, छोटी तथा पास की वस्तुओं को और दूर की वस्तुओं को, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जो बहुत माइक्रो लेवल। तो इसके लिए अगर बढ़िया आंसर देखें तो दूसरा आंसर हो सकता है, ठीक है बात। चलिए, तो 50 हर्ट्ज, सेकेंड दोनों। दो सवाल आपके स्क्रीन पर। धूप में उपयोग होने वाले छाता जो रहता है, जो छाते का रंग कैसा रहता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन मैंने रखा है, इसको आप थोड़ा सा दिमाग लगा के आंसर करिएगा, ठीक है। हालांकि हो सकता है इस तरह के छाते आपको दिखे ना, लेकिन किस तरह का रहना चाहिए यह पूछा गया है। फिजिक्स के हिसाब से किस तरह का रहना चाहिए यह आपसे बात हुई है। तो जरा इसका आंसर करिए। और बहुत छोटे समय मापने के लिए किस घड़ी का प्रयोग किया जाता है, यह हाल में चर्चा में भी है, तो इस वजह से जो है मैंने छठा क्वेश्चन को यहाँ रखा है, ताकि अगर इससे सवाल बने तो आप इसका आंसर कर लें, ठीक है। इसका आंसर कर लें, जल्दी से आंसर करिए सब लोग कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जल्दी सब लोग आंसर करिए, ठीक है। देखिए, तो धूप में जो प्रयोग होने वाला छाता है यार, जितने लोग काला आंसर कर रहे हो थोड़ा सा गलत है, ठीक है। और ऊपर काला है, यहाँ काल नहीं काला, ठीक है। और भीतर की ओर सफेद, और इंद्रधनुष के सभी 7 रंगों की छपाई उस रंग पर होनी चाहिए। चौथा तो एक हंसी वाला ऑप्शन है, मैंने जानबूझ के रखा था कि थोड़ा सा आप माहौल बदला रहे। तो याद रखिएगा कि छाता हमको बेसिकली इस्तेमाल करना चाहिए ऊपर सफेद की ओर, भीतर की ओर काला रखना चाहिए। सफेद क्या काम करता है? परावर्तित कर देता है सूर्य की किरणों को। बहुत ज्यादा जो सफेद रंग रहता है वो परावर्तित करता है किरणों को, तो एक बहुत ही अच्छा रिफ्लेक्टर होता है सफेद। तो जो आ ही नहीं पाएगा वो निकल जाएगा, ठीक है, तो वो निकल जाता है। क्लियर है बात? तो याद रखिएगा कि ऊपर की ओर सफेद रहना चाहिए और भीतर की ओर काला रहना चाहिए। तो इसके लिए इसका आंसर जो बहुत बढ़िया आंसर होना चाहिए वो 2। हालांकि इस तरह के मार्केट में दिखते नहीं है लोग, क्योंकि क्या रहता है, बिजनेस के लिए जो आपका प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना चाहिए। तो उनको दिखने के लिए कोई रंग बिरंगा छाता लेके चलता है, कोई सतरंगी टाइप का लेकर के चलता है, कोई पूरा काला लेके चलता है। जनरली आपको सफेद नहीं दिखेगा। पूरा सफेद ले लेंगे तो क्या होगा कि उससे धूप
धूप छन के नीचे चली आएगी तो वो भी दिक्कत होती है, परछाई नहीं पड़ पाएगी। नीचे काला रहेगा तो सही रहेगा, ऊपर से रिफ्लेक्ट भी हो गया, नीचे आपको और आराम सहूलियत मिल जाएगी। तो इसके लिए आंसर सेकेंड होगा। अब बहुत छोटे समय मापने के लिए आणविक घड़ी इस्तेमाल की जाती है, जिसको अंग्रेजी में एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भैया? एटॉमिक क्लॉक कहते हैं। ठीक है, सबसे एक्यूरेट जो टाइम है, जो कि आपके सैटेलाइट्स वगैरह में लगा हुआ है वगैरह वगैरह हर जगह पे, तो वो पूरी दुनिया आणविक घड़ी एकदम एग्जैक्ट टाइम। आपकी घड़ी हो सकता है गलत बताए, लेकिन इसमें माइक्रो सेकेंड्स की भी एरर नहीं होती है। ठीक है, और कम नैनो सेकेंड में चले जाएंगे तो हो सकता है एक आंख का फर्क होता हो, लेकिन ये इतनी एक्यूरेट होती है कि इसमें जो इसमें करेक्शन रहता है वो माइक्रो सेकेंड्स में रहता है। ठीक है, और मैं यहाँ पे इस सवाल को इसलिए ले आया हूँ कि आजकल जो अभी ये देखा गया जो हमारी पृथ्वी की घूर्णन गति है वो थोड़ी सी तेज हो गई है, 5 मिलीसेकंड ज्यादा तेज हो गई है। ठीक है, 5 मिलीसेकंड जल्दी वो पूरा चक्कर कंप्लीट कर लिए। 24 घंटे में जो लग रहा था, आप ऐसे समझिए 5 मिलीसेकंड्स का फर्क इस घड़ी ने पकड़ा हुआ है कि जो पृथ्वी पूरा चक्कर लगा रही थी, अब वो 5 मिलीसेकंड पहले लगा ले रही है। तो यही बता दें इससे फर्क क्या पड़ेगा। तमाम तरीके की सैटेलाइट्स वगैरह, फोन्स वगैरह की सबकी टाइमिंग हल्की हल्की चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ मिली सेकेंड्स का भी बहुत बड़ा योगदान रहता है। चाहे वो इंटरनेट सर्विसेज हो, चाहे आपका उपग्रह वाले वगैरह हो, है ना। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा टाइम की एक्यूरेसी चाहिए होती है, वहाँ पर मिली सेकेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब क्या रहेगा कि 5 मिली सेकेंड अब इसको सेट करना पड़ेगा वापस, और इसके सेट होने से और चीज़ों पर भी फर्क पड़ेगा, भले ये मिली सेकेंड्स का ही फर्क क्यों ना हो, है ना। समझ रहे हैं आप? इस वजह से क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति थोड़ी सी तेज हो गई है, ये देखा गया है अभी। तो याद रखिएगा कि बहुत छोटे समय एकदम एक्यूरेट टाइम को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? आणविक घड़ी, एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट सवाल, वैज्ञानिक दिए हुए हैं और इनकी सूची है, आपको मेलबद्ध कराना है। कौन सी सूची किसमें मेल कराएगी, जल्दी से देखिए और इसका आंसर करिए। ठीक है, तो यहाँ से आपके 4 सवाल देखिए एक तरीके से बन रहे हैं, क्योंकि एक के लिए एक तो आंसर होगा ही ना, इसलिए आपको यहाँ पे 4 सवालें देखने को मिल रही हैं। तो इसका आंसर बहुत सोच समझ के बहुत आराम से करिए, कोई दिक्कत नहीं है। करिए आंसर। हुआ? चलिए देखिए, पहले का आंसर क्या आएगा? मार्कोनी ने रेडियो, ठीक है, बेयर्ड महोदय ने टेलीविजन। तो याद रखिए ए में आ गया 2 और बी में आ गया 4। ए में आ गया 2 और बी में आ गया 4। सॉरी टेलीविजन है ना, टेलीविजन है, सॉरी टेलीविजन है, तो ये थोड़ा सा इसको आप हटा दीजिए, है ना। टेलीविजन है, वो एक्चुअली टेलीफोन टेलीविजन एक जैसा दिख रहा था। तो ए आएगा, बी में 3। तो याद रखिएगा ए में 2 और बी में 3 आ गया। हालांकि आंसर ये सही हो गया, लेकिन और भी देख लेते हैं। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ग्रामोफोन, ठीक है, और इसके बाद आपका क्या बचा? सॉरी क्या आया? सी में क्या आएगा? 4। सी में आएगा 4, उल्टा लग गया। ये क्या आएगा? वापस कर दे रहा हूं, मार्कोनी रेडियो, ठीक है, और इसके बाद मार्कोनी रेडियो, और इसके बाद जो लास्ट वाला है थॉमस अल्वा एडिसन ग्रामोफोन, और अलेक्जेंडर ग्राहम बेल किस में आ जाएंगे? आपके टेलीफोन में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट पार्ट। इनको आप सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो सिंगल ऑप्शन बना करके आपसे वो सवालें पूछ लें कि भैया बेयर्ड महोदय ने किसकी खोज की, मार्कोनी ने किसकी की। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है। इसका आंसर 4। निम्नलिखित में से कौन सा श्रेणी 1 का लीवर उदाहरण है? श्रेणी 1 का लीवर मतलब उत्तोलक ऐसे मशीन्स होती हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं, सरल मशीन्स होती हैं, जो कि काम आपका आसान करती है। जैसे कचरा ढोने वाली गाड़ी, प्लास, सरौता, चिमटा,
ये सब क्या है आपके एक उत्तोलक के प्रकार हैं, लीवर्स के एग्जाम्पल हैं। और लीवर्स क्या होते हैं, सरल मशीनें होती हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं जो कि आपका काम क्या करती हैं, आसान करती हैं। ठीक है, तो इनमें से कौन श्रेणी, 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं, टाइप 1 लीवर, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। ठीक है, टाइप 1 लीवर ऐसे होता है कि जो फलक्रम होता है वो बीच में होता है। फलक्रम का मतलब होता है सपोर्ट। ठीक है, फलक्रम का मतलब होता है, मान लीजिए कैंची है ऐसे, या चिमटा है कोई पकड़ने वाला। ठीक है, चिमटा मैं आपको यहाँ थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो याद रखिएगा, जो टाइप 1 होता है, टाइप 1 लीवर थोड़ा सा देख लीजिए, टाइप 2 लीवर, टाइप 2 लीवर, इनको 3 चीजों के बेस पे डिफाइन किया जाता है, फलक्रम, लोड, ठीक है, और एफर्ट। ठीक है, फलक्रम, लोड और एफर्ट। क्या होता है फलक्रम, क्या होता है लोड, क्या होता है एफर्ट, मैं आपको बता रहा हूं। मान लीजिए ये कोई चिमटा है इस तरह से पकड़ने के लिए। ठीक है, और यहाँ पे बीच में जॉइंट रहता है, तो पूरी चीज जहां पर जॉइंट रहती है, जहां से घूमती है, उसको फलक्रम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, फलक्रम कहा जाता है। इसको ऐसे याद रखिए, जहां से पूरी चीज जुड़ी हुई रहती है उसको क्या कहा जाता है, फलक्रम कहा जाता है। बल किधर से लगाएंगे आप, एफर्ट, एफर्ट मतलब आप अपनी तरफ से किधर से लगाएंगे, इधर से लगाएंगे। और जो लोड जो भी यहाँ रखा रहेगा पकड़ने के लिए वो यहाँ रखा रहेगा, तो इसको लोड कहा जाता है। तो इस तरह से जब फलक्रम बीच में और दोनों तरफ, एक तरफ एफर्ट और एक तरफ लोड रहता है, तो उसको टाइप 1 लीवर कहा जाता है। ये टाइप 1 लीवर है। किस तरह का लीवर है, यह टाइप 1 लीवर है। लेकिन अगर मैं दूसरा आपसे सरौता की बात करूं, आप सरौता इस तरह से देखिए, ये रहता है और यहाँ पे बीच में कोई चीज रख के आप काटते हैं इस तरह से सरौता। ठीक है, तो आप जरा देखिएगा पूरी चीज ज्वाइंट कहाँ पर है, पूरी चीज ज्वाइंट यहाँ पर है। तो फलक्रम यहाँ आ जाता है, फलक्रम शिफ्ट होकर के यहाँ आ गया। लोड जरा देखिए कहाँ आ गया, जो चीज उसके ऊपर काटना है, आपको पकड़ना है, ये मतलब जो भी चीज आपको कट करनी है, ये लोड आ गया यहाँ। और इधर क्या आ गया, इधर से आप क्या लगाओगे, एफर्ट लगाओगे किनारे से। तो याद रखिएगा, जब लोड बीच में आ जाए, जब लोड बीच में आ जाए, फलक्रम इस तरफ हो जाए और एफर्ट इधर हो जाए, तो यह टाइप 2 का एग्जाम्पल होता है। क्या होता है, टाइप 2 का एग्जाम्पल होता है। एक और एग्जाम्पल देखिए, चिमटा अगर इस तरह से बनाऊं, अगर मैं चिमटा पकड़ने वाला, चिमटा होता है ना चिमटा, तो रोटी किधर से पकड़ोगे आप, इधर से। इसका मतलब लोड कहाँ रहेगा, यहाँ किनारे, रोटी इधर से ही पकड़ोगे ना, तो लोड यहाँ हो गया। बल कहाँ पे, एफर्ट कहाँ से पकड़ोगे, दबाओगे कहाँ से, यहाँ से, तो ये एफर्ट हो गया। और पूरी चीज ज्वाइंट कहाँ पर है, ये चीज, तो ये फलक्रम हो गया। तो याद रखिए, जब बीच में एफर्ट आ जाए, जब बीच में एफर्ट आ जाए तो इसको टाइप 3 कहते हैं। ये थर्ड टाइप का है। ठीक है, जब बीच में लोड आ जाए तो उसको क्या कहते हैं, सेकंड टाइप कहते हैं। और जब बीच में फलक्रम आ जाए, वो ज्वाइंट आ जाए, तो उसको टाइप 1 कहते हैं। ये बात आप पूरी तरह से समझ गए, यही लीवर है। अगर इतना आपने समझ लिया तो लीवर का सवाल आप कभी भी गलत नहीं करके आएंगे। ठीक है, तो आइए जरा इस सवाल पर आइए। श्रेणी 1 का उदाहरण है, तो प्लायर, प्लायर मतलब क्या होता है, प्लायर मतलब प्लास। तो प्लास में तो आप देखते होंगे ना, प्लास इसी तरह से तो रहता है कट करने के लिए, इधर से कटिंग होती है, तो बीच में फलक्रम आ रहा है ना, जिसका मतलब इसका आंसर यही हो जाएगा। जबकि सरौता किस श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का है। चिमटा क्या है, तृतीय श्रेणी का है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। और क्रायोजेनिक इंजन जो होते हैं, ठीक है, वो कहाँ होते हैं, वो रॉकेट प्रौद्योगिकी में इस्तेमाल होते हैं। क्रायोजेनिक एक अलग प्रोसेस होता है, वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। क्रायोजेनिक इंजन में किस तरह से वो कार्य करते हैं, वह आपको देखने को मिलेगा टू दी पॉइंट क्लास में। ठीक है, उसके लिए भी मैं तैयारी उसमें किया हुआ हूं, तो आपको वहां देखने को मिलेगा, वहां बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो लेकिन आप यहां पर याद रखिएगा, जो क्रायोजेनिक इंजन्स होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है कहां, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। इसका इस्तेमाल अब आने वाले भविष्य में जो नॉर्मल ट्रेन्स वगैरह चलती हैं, फ्लाइट्स वगैरह चलती हैं, उनमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन्स जो आपके जेट फाइटर्स होते हैं, जो लड़ाकू विमान होते हैं, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत तीव्र गति से चलने के लिए क्रायोजेनिक इंजन्स का इस्तेमाल किया जाता है। और क्रायोजेनिक प्रोसेस जो है पूरा मैं आपको समझाऊंगा किसी दिन। ठीक है, नेक्स्ट 2 सवाल आपके स्क्रीन पर।
लेंज का नियम किसके संरक्षण का नियम है, ठीक है। और सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, देखिए यहाँ पे मैंने पहले भी बता दिया आपको, यहाँ जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। सरौता किस श्रेणी का उत्तोलक है, लीवर है, ठीक है। और आपका लेंज नियम जो लेंज लॉ होता है, लेंज लॉ, ठीक है, लेंज लॉ -n d∅dt E बराबर जो वोल्टेज जनरेट हो जाता है, अगर किसी कुंडली से चुंबकीय क्षेत्र चेंज हो रहा है बार बार समय के हिसाब से, तो वहां पर एक वोल्टेज जनरेट हो जाएगा जो कि उस कुंडली में कितने घुमाव है, कितने टर्न है उसके ऊपर निर्भर करेगा, और किस रेट से चुंबकीय फ्लक्स चेंज हो रहा है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। ये जनरली चीजें लोग बता नहीं पाते क्योंकि उनको खुद नहीं पता रहती है। तो ये लेंस का नियम, ये जो माइनस साइन बताता है, यही लेंस का नियम बताता है कि वह उस चीज को अपोज करता है, जो चीज चेंज हो रही है उसको अपोज कर रहा है, ठीक है। जो लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वगैरह, या जो लोग 12th में भी पढ़े होंगे, तो लेंस का नियम क्या रहता है, अगर कुंडली में चेंज आ रहा है तो उस चेंज मतलब अगर कोई चीज कन्वर्ट हो रही है किसी और क्वांटिटी में, तो उसको क्या काम करता है, वो अपोज करता है, जैसे न्यूटन का तीसरा नियम कार्य करता है, ठीक है। तो उसके अंदर बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे। तो लेंज का नियम याद रखिएगा, ऊर्जा संरक्षण के ऊपर काम करता है, ठीक है। किसके ऊपर काम करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कंजर्व रहती है, ठीक है, एनर्जी कंजर्व रहती है। तो ये जनरली लोगों को मिलता नहीं है, याद रखिएगा। एंगुलर मोमेंटम से कोई लेना देना नहीं है, मोमेंटम से यहाँ भी कोई लेना देना नहीं, और चार्ज से इसका लेना देना नहीं है, ऊर्जा से लेना देना है। लेंस का नियम ऊर्जा के संरक्षण के ऊपर कार्य करता होता है, अपोज जरूर करता है, ठीक है, लेकिन किसके संरक्षण के ऊपर काम कर रहा है, ऊर्जा के संरक्षण। और सरौता मैंने आपको बता दिया किस श्रेणी का है, द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक है, ठीक है। नेक्स्ट 2 सवाल है आपके स्क्रीन पर। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है भास्कर, वरुण, आर्यभट्ट और अग्नि, ये तो बता दो। और लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है, लाइट ईयर, लाइट ईयर, ठीक है, लाइट ईयर किसकी मापक इकाई है। भारत द्वारा प्रक्षेपित मतलब हमने अपने यान से नहीं भेजा था, भेजने के लिए हमने दूसरे देश का इस्तेमाल किया था, लेकिन हमने भेजा कौन सा था पहला, इसकी बात की गई। हमने पहला जो भेजा था वो भेजा था आर्यभट्ट भेजा था, लेकिन खुद के उससे नहीं, व्हीकल से नहीं भेजा था। मतलब जैसे आज हम इस्तेमाल करते हैं ना, कौन कौन से, PSLV, GSLV, अपने से हमने नहीं भेजा था। हमारे पास उस समय इस तरह का टेक्नोलॉजी हम नहीं बना पाए थे अपने लिए, हालांकि आज हम लोग हर एक चीज के लिए सक्षम है। तो जो पहला भेजा गया था वो आर्यभट्ट था, ठीक है। यही लिख देता कि भारत द्वारा स्वयं के यान से प्रक्षेपित कौन सा था, तो वो अलग सवाल हो जाता, ठीक है, वो अलग सवाल हो जाता। तो लाइट ईयर किसकी इकाई है। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरा लिख के मुझे 2 सवालों का आंसर जरूर दीजिए कि भारत द्वारा प्रथम उपग्रह जो कि खुद भारत ने अपने ही यान से भेजा था वो, और दूसरा कि जो ये आर्यभट्ट भेजा गया था, जो आर्यभट्ट सैटेलाइट भेजा गया था, यह किस देश की मदद से भेजा गया था, ये आपने बताना है। और लाइट ईयर आपको पता है, लाइट ईयर, लाइट ईयर, लाइट ईयर किसका यूनिट है मेरे भैया, लाइट ईयर। तो लाइट ईयर याद रखिएगा, आपकी दूरी की इकाई होती है लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब होता है कि एक साल में प्रकाश द्वारा चली गई जो दूरी है वह क्या है, ठीक है। तो याद रखिए लाइट ईयर आपकी किसकी इकाई है, दूरी की इकाई है। और इसका मतलब यह है कि प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में चली गई जो दूरी है उसी को 1 लाइट ईयर कहा जाता है, ठीक है। आप बहुत आराम से निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं ये बताइए। दूरी बराबर क्या होगा, दूरी बराबर क्या होगा, ठीक है, दूरी बराबर हो जाएगा वेग गुणित समय। और लाइट का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ और कुल साल में समय कितना होगा, साल में 365 घंटे, 24 दिन और 24 घंटे, 365 दिन, 24 घंटे और 1 घंटे में 3600 सेकेंड। इसको पूरा निकाल लेंगे तो ये मीटर में आंसर आएगा, किस में आएगा, मीटर में आएगा। और 1000 से भाग दे देंगे तो किलोमीटर में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 2 सवाल आपके सामने। अल्टमीटर से क्या नाम मापते हैं, और 2 असमान द्रव्यमानों की गतिज ऊर्जा अगर समान है, काइनेटिक एनर्जी अगर इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी। देखिए भैया बहुत ही उम्दा सवाल है और
मैं जानबूझ के तेज भी चल रहा हूँ ताकि आप जो है बने रहें और आप भी तेज आंसर करें मेरे साथ, ठीक है। तो अल्टीमीटर से क्या मापते हैं, और दो असमान द्रव्यमान मतलब दो मासेस अलग अलग अगर हैं और उनकी जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी वह इक्वल है, तो जो जिसका अधिक द्रव्यमान है उसका आवेग, आवेग का मतलब होता है इम्पल्स, आवेग का मतलब होता है इम्पल्स, और इम्पल्स होता है F इंटू डेल्टा टी, ठीक है। इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है बल गुणित समय अंतराल, ठीक है। तो जरा जल्दी आंसर करिए, दोनों का आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में, बहुत फास्ट आंसर करिए सब लोग, ठीक है, तेज आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए। और जिस तरह से तुम लोग अपना प्यार स्नेह बनाए हुए हो आगे भी बनाए रखो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अपनी तरफ से जितनी मेरी मतलब जितना मेरे पास ज्ञान है वो मैं सब कुछ आपको दूंगा, ठीक है। अपना पूरा प्रयास करूंगा, बस आप लोग जुड़े रहो और मेरा साहस बढ़ाया करो, इनकरेज किया करो, ठीक है। तो अल्टीमीटर से क्या नापते हैं, याद रखिएगा ऊंचाई से नापा जाता है, ठीक है ना। ऊंचाई जो है अल्टीमीटर से नापी जाती है, इस डिवाइस का नाम याद रखिएगा। अल्टीमीटर किसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है मेरे भैया, ऊंचाई मापने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर क्या कह रहा है जरा देखिए, गतिज ऊर्जा दो की समान है, तो देखिए हाफ m1 v1 स्क्वायर बराबर हाफ m2 v2 स्क्वायर। कह रहा है ना दो पिंड है जिनका द्रव्यमान अलग अलग है, उनकी गतिज ऊर्जा बराबर है, तो ये फार्मूला हो गया, दोनों की काइनेटिक एनर्जी बराबर है। तो काइनेटिक एनर्जी आपको पता है क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv स्क्वायर होती है ना, दोनों की बराबर है और दोनों का द्रव्यमान भी अलग अलग है, तो ये ऐसे लिख दिया, ठीक है। तो ये यहाँ से कैंसिल हो गया, m1 v1 स्क्वायर बराबर m2 v2 स्क्वायर, ठीक है। और आपको पता है कि इम्पल्स क्या होता है, बल गुणित समय अंतराल ये होता है, और बल है यहाँ, तो बल का मात्रा क्या होता है m बराबर ma, ठीक है, ma होता है। तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा m उस पे बल भी ज्यादा लगेगा, और जिस पे बल ज्यादा लगेगा इसका मतलब इम्पल्स ज्यादा लगेगा, तो जिसका द्रव्यमान ज्यादा रहेगा उस पे जो आवेग है आपका वो भी क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो याद रखिएगा ज्यादा होगा, अधिक द्रव्यमान वाले पर आवेग जो होगा वह क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। आवेग क्या होगा, ज्यादा होगा, क्लियर। तो याद रखिएगा क्या होगा, ज्यादा होगा। ये टाइमिंग थी 16-17। रबड़ और स्टील में कौन ज्यादा प्रत्यास्थ है, कौन ज्यादा इलास्टिक है, ये पूछा गया है। इसका आंसर सही करिएगा, मैंने एक लेक्चर में आपको ये पूरी बात समझाई भी थी। और रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, यह आपने आंसर करना है कि रासायनिक ऊर्जा को, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करता है, इसमें से ये आपको आंसर करना है। तो जल्दी कमेंट में जाकर के, कमेंट सेक्शन में जाकर के इसका आंसर करें, ठीक है। मैंने वादा आप लोगों से किया हुआ है कि कम से कम 1500 से 1600 सवाले मैं कराऊंगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि 540 क्वेश्चन अब तक करा चुका हूं मैं, ठीक है। आज का लेकर के 540 क्वेश्चंस हो गए आपके, है ना, हो जाएंगे। तो यार 540 सवाल ये पिछले 300 और कराया हुआ था, उन सबको आप देखिए। फिजिक्स का एक पूरा 50 क्वेश्चन का सेट अलग कराया हूं, जाकर के देखो, उन्हीं सवालों को देख लो, बहुत हेल्प हो जाएगी, पढ़ने की कुछ ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। एग्जाम्स में धड़ाधड़ यहीं से सीधी सीधी सवालें फंस जाती हैं। तो याद रखा करो, मेरे सेक्शन से जो मैं सवालें कराता हूँ ये मैं बहुत आराम से डिज़ाइन कराता हूँ, ताकि आप एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसी तरह से पूछ सकता है। इसी वजह से मेरे सेक्शन से सवालें बहुत ज़्यादातर फंस जाती हैं, ठीक है। तो मेरे ऊपर कुछ भरोसा रखो और अपना काम चलाते रहो, ठीक है। काम आपका चलता रहेगा और एग्ज़ाम निकल जाएगा, ठीक है। फिर आप मुझसे आकर के फिर बात करेंगे हम लोग, ठीक है, कि हाँ सर नहीं फंसा वगैरह वगैरह, वो बात की बात है। लेकिन फंसेगा क्यों नहीं यार, इतनी मेहनत हो रही है, ठीक है। तो रबड़ और स्टील में कौन ज़्यादा प्रत्यास्थ है, इलास्टिक है। मैंने आपको बताया था स्टील ज़्यादा इलास्टिक है।
ठीक है। एक्चुअली यंग मॉडुलस एक नाम आता है, यंग प्रत्यास्थ। यंग मॉडुलस की जो वैल्यू होती है स्टील की वो ज़्यादा होती है रबर से, इसके लिए मेन कारण ये है। ठीक है। इलास्टिक का मतलब ये नहीं होता कि कौन कितना खींच सकता है, इलास्टिक का मतलब ये होता है कि खींचने के बाद अपनी वापस उसी अवस्था में आ पा रहा है कि नहीं आ पा रहा है। तो कोई भी चीज़ ज़्यादा इलास्टिक तब कहलाती है कि अगर आप उसके ऊपर बाहरी बल लगा करके उसका शेप आपने थोड़ा सा खींचा है, दबाया है, जो भी किया है, तो वह वापस अपनी पुरानी शेप में अगर वापस हुबहू आ जा रही है तो ज़्यादा इलास्टिक है। रबड़ ज़्यादा खींच देंगे, पता चला लंबाई हो गया, उसकी लंबाई में कुछ अंतर आ गया। ठीक है, तो वह ज़्यादा इलास्टिक नहीं, क्योंकि वह वापस अपनी शेप वो ले नहीं पा रहा है। लेकिन स्टील आप थोड़ा सा खींचिए, छोड़ेंगे जब उसको, तो वापस वो अपनी शेप में तकरीबन आ जाता है। इस वजह से इलास्टिक कौन ज़्यादा हुआ? स्टील ज़्यादा हुआ। और रासायनिक ऊर्जा को आपको पता है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बैटरी करता है। बैटरी का काम ही यही है, रासायनिक ऊर्जा को किस में काम करता है, किस में कन्वर्ट करता है? विद्युत ऊर्जा में। बल्ब क्या काम कर रहा होता है? विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करता है? प्रकाश ऊर्जा में। ठीक है। डायनेमो क्या काम करता है? यांत्रिक को किस में कन्वर्ट करता है? यांत्रिक को कन्वर्ट करता है विद्युत में। ठीक है ना, किसमें करता है? विद्युत में। अब मोटर का क्या काम है? विद्युत को किस में कन्वर्ट करना है? यांत्रिक में। ठीक है। चलिए नेक्स्ट जो सवाल आपके स्क्रीन पर, जल्दी आंसर करिए। ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है? कि जैसे जैसे ऊपर चलते चले जाएंगे प्रेशर पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यह पूछा गया है। और एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया गया है वह क्या होगा, ये बताइएगा। तो कोई भी कार्य नहीं किया गया, ऋणात्मक कार्य किया गया, धनात्मक परंतु अधिकतम कार्य नहीं है, और अधिकतम कार्य किया गया, तो इसका आंसर जरा करिए। आपके सामने 18वां और 19वां सवाल जो है उसका आंसर आप करिए। ठीक है, जल्दी आंसर करिए। समय दिया हूं आपको, ले लीजिए 15 से 20 सेकेंड और आराम से आंसर करिए। बहुत लोगों के सही आंसर आ रहे हैं, मैं तो देख रहा हूं ना, मैंने पहले ही बोला। ठीक है, मैं देख रहा हूं, आप एकदम टेंशन मत लीजिए। ठीक है। और किसी को कुछ सवाल में भी दिक्कत लग रही, वो भी कमेंट सेक्शन में लिख करके बोले, मैं वहां पर भी उस चीज को रेक्टिफाई कराऊंगा, सही कराऊंगा। ठीक है। तो याद रखिए, ऊंचाई बढ़ने के साथ दाब पर प्रभाव क्या पड़ता है? तो ऊंचाई जैसे जैसे बढ़ती जाती है, घनत्व तो कम होता जाता है वायुमंडल का, और दाब क्या हो जाएगा? घटता चला जाएगा। ठीक है, दाब घटता चला जाएगा जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे। ठीक है, जैसे जैसे आप ऊपर चलते चले जाएंगे, जो डेंसिटी है तमाम तरीके की गैसेस की, वायुमंडल की, वह कम होती चली जाएगी, और जैसे जैसे वह कम होती जाएगी दाब क्या होगा? घटता चला जाएगा। ठीक है। इसी वजह से पहाड़ों वगैरह पे सांस वास लेने में दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जब प्रेशर ही नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सांस लेने के लिए। और एक व्यक्ति दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित नहीं कर पाता है, तो उसके द्वारा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, क्यों नहीं किया जाएगा उसको सुनिए आप। फिजिक्स की भाषा में अगर विस्थापन नहीं हो रहा है तो क्या होगा? कार्य शून्य होगा। क्यों? आपको पता है कि W बराबर क्या होता है? F.D। इसको पूरा लिखेंगे तो मॉड F मॉड D cos थीटा। जहां पर D है, ये जो मॉड D है वह क्या है? विस्थापन। तो दीवार तो कहीं जा नहीं रही है, विस्थापन तो दीवार तो कहीं नहीं जा रही, तो D तो शून्य हो गया। और जब शून्य का गुणा सब में करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। आप लगा रहे हैं जोर, आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है, लेकिन किसी भी प्रकार का विस्थापन तो हो नहीं रहा है, तो फिजिक्स की भाषा में कार्य शून्य हुआ। जैसे अगर मैं कहूँ बाजार जाइए, कुछ सामान लेकर के वापस लौट आइए, तो आप उसी जगह वापस आ गए, तो विस्थापन तो शून्य हुआ। दूरी कुछ ना कुछ ट्रेवल किए हैं आप, लेकिन विस्थापन तो शून्य हुआ। तो क्या कोई कार्य हुआ? नहीं हुआ। लेकिन यार आप सब्जी वब्जी तो लेके आए हो ना, गए हो बाहर कार्य करके आए, तो फिजिक्स की भाषा में कोई कार्य नहीं हुआ, और नॉर्मल भाषा में कहें तो कार्य हुआ है। तो इस बात में याद रखिएगा। बहुत लोगों के दिमाग में कहता है अरे सर काम तो पूरा इतना हुआ है, कैसे कार्य नहीं हुआ? फिजिक्स की भाषा में मेरे भैया कार्य नहीं हुआ है, वैसे तो नॉर्मली कार्य हुआ है, क्योंकि फिजिक्स विस्थापन पर निर्भर कर रहा है। विस्थापन नहीं हो रहा है तो कार्य 0 हो जाता है। ठीक है बात। चलिए, तो इसका आंसर कोई भी कार्य नहीं, और ऊपर वाले का घटता है। आगे आते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल पर। ठीक है, 20वां सवाल। मेल कराइए जरा जल्दी जल्दी, कौन सा यंत्र क्या मापता है? जल्दी जल्दी मेल कराइए। लीजिए 10 सेकंड लीजिए और जल्दी से मेल कराइए और आंसर बताइए सही से। ठीक है, आंसर बताइए।
अब मैंने पहले भी बोला है कि मान लो किसी क्वेश्चन को मेरे से गलत प्रोनाउंशिएट हो जाता है, मैं गलत कभी कभार बता देता हूं, तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, इंसान हूं। आप ऑप्शन में लिख दिया करिए, मैं अपनी गलती स्वीकार करके मैं नेक्स्ट लेक्चर या उसी कमेंट बॉक्स में ही जा करके मैं क्लेरिफाई कर देता हूं उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, वो सवाल जो आप बोले वो जेन्युइन होना चाहिए कि हाँ सर आपने गलत बताया। कोई बात नहीं, हो जाती हैं चीजें, ठीक है। हर जगह भिड़ना नहीं सही होता है ना यार, ठीक है। झुकना भी चाहिए, जरूरी नहीं है कि आप हर जगह जीतें, है ना। हमेशा आपको जीवन का मूल मंत्र बताता हूं कि अगर चीजों को सही रखनी है तो हमको झुकना सीखना चाहिए। झुक जाइए, चलो ठीक है। अरे ठीक है, गर्लफ्रेंड कह रही है कि तुम्हारी ही गलती है, हमेशा तुम्हारी ही गलती रहती है। अच्छा चल भैया ठीक है, मान लिया मेरी ही गलती रहती है, झुक जाइए, चीजें बची तो रहेंगी, है ना। हाँ, अब बार बार चीजें होने लगी तो बात अलग है, ठीक है। लेकिन अगर झुकना पड़े यार तो झुक जाना चाहिए। वैसे तो सिकंदर भी पूरी दुनिया को नहीं जीत पाया, है ना। तो जरूरी नहीं है कि हर बार जीता ही जाए, हार भी मान लेनी चाहिए, है ना। हार का एक अपना अलग ही मजा होता है। परिवार के सामने जीत पाओगे? उनसे जीत करके क्या मिलेगा? झुक जाओ, हार जाओ। अपने सगे संबंधियों के साथ झुक जाओ, दोस्तों के साथ झुक जाओ, क्या दिक्कत है? हर बार मैं झुकने को नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर आपके झुकने से तमाम तरीके की चीजें सही होती हैं तो झुक जाना चाहिए, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर मुझसे ही कोई कहे कि नहीं तुम्हारी ही गलती है, तुम्ही ने सब कुछ किया है, सब तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, मान लो चलो ठीक है, आपको तो पता ना आप सही हो। अगर उस चीज के मानने से सारी चीजें बैलेंस हो जाती हैं, इसमें क्या खराबी है यार, है ना। पहले मैं बहुत गुस्सा करता था, कभी नहीं, भिड़ जाता था, लेकिन फिर चीजों के साथ चेंज होना पड़ा। और मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सुकून है ना, बहुत सुकून है। चलिए फिलहाल आगे आते हैं। तो थर्मामीटर आपको पता है तापमान मापने के लिए, पहले का चौथा, ठीक है। बैरोमीटर दाब मापने के लिए, यहाँ दाब लिखा हुआ पर यहाँ वायुमंडलीय दाब हमेशा याद रखिए, वायुमंडलीय दाब नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है ना। वोल्ट मीटर वोल्टता नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज, ठीक है। और लैक्टोमीटर आपको पता है दूध की शुद्धता, या कहीं ऐसा लिखा रहे कि दूध का स्पेसिफिक घनत्व जो है, ठीक है, विशिष्ट घनत्व, वो भी मापने के लिए आप इसमें आंसर कर सकते हैं। तो याद रखिए थर्मामीटर में 4, बी में 3, सी में 1 और डी में 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया? चौथा इसका आंसर हुआ। क्या हुआ मेरे भैया? 4th one इज द राइट आंसर, ठीक है। और किसी को मेरी बातें खराब लगी हैं तो खराब मानने की जरूरत नहीं है, जो आप जीवन के कुछ महत्वपूर्ण अंग हैं वो मैं आपके बता देता हूँ, ठीक है। मैं अपनी बात शेयर करता हूँ, किसी और की तो मैं बोलता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आप लोग अभी हो सकता है अभी एडल्ट एज में हैं, मैं भी हूँ, ऐसा नहीं कि मैं एडल्ट में बुढ़ा गया हूँ, लेकिन आप लोग से कुछ न किसी मामले में एक्सपीरियंस ज़्यादा है, नहीं? तो चंद्रमा की सतह पर द्रव्यमान और भार कम हो जाता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है और केवल भार कम हो जाता है, केवल द्रव्यमान कम होता है, और चौथा द्रव्यमान और भार दोनों अपरिवर्तित रहते हैं। ये इसका आंसर तो भैया गलत मत करना, पता नहीं कितनी बार मैं इस चीज को आप लोगों को क्लास में क्लियर करा चुका हूँ। और जनरेटर फ्लेमिंग के किस हाथ के नियम के ऊपर कार्य करता है? ये आंसर है 21वां और 22वां। जल्दी से इस सवाल का आप उत्तर दीजिए, जल्दी से उत्तर दीजिए। तो चंद्रमा की सतह पे आपको पता है, मैंने आपको बताया है कि द्रव्यमान जो होता है, जो मास होता है, वो हमेशा फिक्स्ड होता है। सूरज पे जाओ, मंगल पे जाओ, जहां जाना हो जाओ, तो यहाँ पर क्या होगा? द्रव्यमान में कोई भी बदलाव नहीं होगा, ठीक है। तो द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होगा, तो आंसर तो हो जाएगा ये। अब भार कम हो जाता है, जी हाँ, चंद्रमा पर 1/6 हो जाता है। पृथ्वी पे जो भार है उसका 1/6 हो जाता है। भार का मतलब वेट, और W बराबर mg होता है फार्मूला, ठीक है। तो m तो वही रहेगा, लेकिन जो G मून होता है, जो मून पर ग्रेविटी का ये G का
गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है वो पृथ्वी का बटा 6 हो जाता है, अर्थ का बटा 6 हो जाता है। तो इस बात को याद रखिएगा। तो वहां पर जो भार है वो 1/6 हो जाएगा जो कि पृथ्वी पर है। और जनरेटर आपको मैंने बता रखा है कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के ऊपर कार्य करता है जनरेटर, और जबकि मोटर जो है आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के ऊपर काम करता है। फ्लेमिंग के जैसे दाहिने हाथ का नियम है वो क्या कहता है कि अगर 3 उंगलियां ये जो है अगर आप इसको लंबवत कर लेते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या हो, लंबवत हो, तो यह बल बताता है, अंगूठा बल बताता है। यह जो उंगली है 4 फिंगर ये वाली, यह बताएगी आपकी क्या, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और यह उसमें उत्पन्न, उसके वाइंडिंग में उत्पन्न होने वाली करंट यह वाली उंगली बताएगी जो कि ये निकली हुई है। ठीक है, तो ये है। तो इसका आंसर हुआ दूसरे का, इसका भी आंसर सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट 2 सवाल। पृथ्वी वायुमंडल को किस प्रकार पकड़े रहती है? गुरुत्वाकर्षण से, पृष्ठ तनाव से, पृथ्वी का अपवर्तन, मतलब जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो किस लिए हम क्यों बाहर नहीं, क्यों एग्जिस्ट करता है एटमॉस्फेयर, ये इसके लिए पूछा है। और टैकोमीटर वो उपकरण है जिससे क्या मेजर किया जाता है, तापक्रम, टेम्परेचर आप ऐसे कर लीजिए, प्रवाह मतलब आपका जो चीज बह रही है उसका प्रवाह, दाब, प्रेशर, और चाल मतलब वेलोसिटी की बात कर रही है। तो जरा दोनों का आंसर कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी करिए, आप जल्दी आंसर करिए। ठीक है, तो पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है यार, वो पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, पृथ्वी की जो गुरुत्वीय त्वरण है या गुरुत्वाकर्षण जो है पृथ्वी का, उसने हमारे एटमॉस्फेयर को खींच के रखा हुआ है। इसी वजह से और ग्रहों पर उस तरह के एटमॉस्फेयर नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ या तो गुरुत्वाकर्षण एकदम कम है या तो नहीं है। हमारे यहाँ गुरुत्वाकर्षण है, तो हमारे यहाँ का जो वायुमंडल है वो एक पूरा बना हुआ है, उसने इसको पकड़ करके रखा हुआ है गुरुत्वाकर्षण। तो इसका आंसर जो हो जाएगा यार वो गुरुत्वाकर्षण हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, और टैकोमीटर याद रखिएगा, ये घूर्णन गति इस्तेमाल, घूर्णन गति जो चीज गोल में घूम रही है, ऐसे जो सर्कुलर मोशन कर रही है, जैसे मोटर वगैरह की स्पीड पता करने के लिए एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग को पता करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आप इसके लिए आंसर ये कर सकते हैं। जबकि यहाँ एक सही से अगर आंसर देखो तो क्या लिखना चाहिए था, कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी मापने के लिए टैकोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे मोटर कितनी स्पीड पे चल रहा है, पंखा कितनी स्पीड पे चल रहा है, जनरेटर कितनी स्पीड पे चल रहा है, तो इन सबको मापने के लिए उनकी स्पीड किस गति से घूम रहे हैं, गोल चक्कर जो काट रहे हैं, उसके लिए जो इस्तेमाल करते हैं मेरे भैया वो टैकोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है वो जरा देखिएगा। आप इसका आंसर कर सकते हैं। वस्तु का संरक्षण, शक्ति का संरक्षण, शक्ति का मतलब होता है पावर का। ठीक है, कोणीय आघूर्ण का संरक्षण और रेखीय संवेग का। कोणीय आघूर्ण मतलब कि एंगुलर टॉर्क, एंगुलर टॉर्क। ठीक है, और ध्वनि का तारत्व किसके ऊपर निर्भर करता है ये बताइए। तारत्व का मतलब होता है पिच। अब पिच के बारे में मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि जितनी पतली आवाज होगी उतना ही तारत्व ज्यादा होगा। ठीक है, जल्दी आइए, दोनों का आंसर फटाफट आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए मेरे भैया। ठीक है, आंसर करिए। तो भैया जेट इंजन किस सिद्धांत पे काम करता है? वस्तु का संरक्षण, ये तो कोई बात नहीं लगती यार, ये किस तरह का संरक्षण है, ये तो होना नहीं है। ठीक है, शक्ति का संरक्षण, ये तो पहली बात शक्ति का संरक्षण होता ही नहीं है। पावर का कंजर्वेशन नहीं होता। ऊर्जा का अगर लिखा होता तो हम कुछ बात कर सकते थे इस पे, लेकिन शक्ति का किसी प्रकार का कोई इस तरह का नियम नहीं। कोणीय आघूर्ण का संरक्षण, एंगुलर टॉर्क का, तो ये कोई चीज गोल थोड़ी घूम रही है कि एंगुलर टॉर्क आएगा। ठीक है, तो ये भी गलत है। गोल घूम रही होती तो बात अलग होती। तो यहां याद रखिएगा रैखिक, लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम।
तो जितने लोग इसका आंसर लास्ट पार्ट कर रहे हैं, फोर्थ वन, वो ज्यादा बेटर है। क्या है? लास्ट वाला, जो लोग इसका आंसर कर रहे हैं लास्ट वाला चौथा, कि रैखिक संवेग का संरक्षण, वह सही उत्तर है। ठीक है, वह क्या है मेरे भैया? सही उत्तर है। और ध्वनि का तारत्व पिच किसके ऊपर निर्भर करता है? मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, आवृत्ति के ऊपर निर्भर करता है। आवृत्ति जितनी ज्यादा होगी, पिच उतनी ज्यादा होगी, आवाज उतनी ही पतली होगी। पिच कम, आवृत्ति कम, आवाज में भारीपन ज्यादा, वह ज्यादा भारी होगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए, उतर जाए, तो क्या हो जाएगा? आवर्तकाल। तो दोलन का आवर्तकाल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा, और या दोलन रुक जाएंगे। ये बात है। जल्दी से इसका आंसर करिए आप लोग, जल्दी से इसका आंसर करिए। ठीक है, समय ज़्यादा नहीं है, आप लोग जल्दी से इसका आंसर करें भैया, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ठीक है, जल्दी से आंसर करिए। ठीक है, दोलन काल क्या हो जाएगा? एक नॉर्मल सी भाषा है यार। अगर आप ऐसे समझो ना कि आप बैठे हुए हो झूले पर और आप अचानक से उतर जाओ, तो क्या हो जाएगा? जिस तरह से घूम रहा है ना, उसके ऊपर से वजन हट गया है, और वजन अगर हट गया तो जो दोलन काल है वो क्या हो जाएगा? वह कम हो जाएगा। ठीक है, दोलन काल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है, दोलन काल बढ़ जाएगा, सॉरी, दोलन काल कम हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, आप बैठे हुए झूले पर से अचानक से उतर गई, अब उस पे तो वजन कोई रहा नहीं। ठीक है, तो वह क्या हो जाएगा? थोड़ी देर में उसका दोलन काल कम हो जाएगा, है ना, दोलन काल कम हो जाएगा। क्यों ऐसा हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, मान लीजिए झूले पर यह इस तरह से बैठी हुई थी, तो झूला ऐसे जाता और ऐसे आता, ऐसे जाता और ऐसे आता, यही होता ना। तो ये बताइए, जब यहाँ जाएगी तो ये जो जी का मान है, जी का जो मान है, इसके क्या लगेगा? जिसके ऊपर जो बल लगेगा, वेट नीचे की ओर, mg, यहाँ भी लगेगा mg। ऊपर नीचे जाएगा तो इस वेट पे फर्क, m हट गया, मास उतर गए, तो झूले का वजन जो है कम हो गया, तो कहीं ना कहीं इसके आवर्तकाल पर फर्क पड़ जाएगा। ठीक है, कम हो जाएगा। यदि पृथ्वी के उपग्रह की कक्षा दीर्घवृत्ताकार होती है, दीर्घवृत्त मतलब एलिप्स, ये इस तरह से, तो क्या हो जाएगा? सवाल जल्दी आंसर करिए, मिटा दूं तब तक, जल्दी आंसर करिए। दीर्घवृत्त, ठीक है, वो बनेगा चिरई के टांगे, लेकिन फिर भी एडजस्ट कर लीजिए है ना। तो पृथ्वी की कक्षा अगर दीर्घवृत्ताकार होती है, तो दीर्घवृत्त का तल जो है, दीर्घवृत्त का जो तल है, वह कभी कभी पृथ्वी के केंद्र से जाता है, पृथ्वी के केंद्र से नहीं जाता है, पृथ्वी के केंद्र से जाता है और पृथ्वी गिर जाता है। ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? इसका आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा, जो भी ये दीर्घवृत्त वाली लाइन है, ये हमेशा पृथ्वी के केंद्र से जाती है। ठीक है, कहाँ से जाती है? पृथ्वी के केंद्र से जाती है। इसको रट लीजिए। केपलर महोदय ने यह सिद्धांत दिया था कि जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्त में परिक्रमा करते हैं, और सूर्य जो है उसके एक फोकस पर अवस्थित रहता है। ठीक है, और ये जो इलिप्टिकल लाइन जो इससे पास हो रही है, पृथ्वी के किससे पास हो रही है? वो तल से पास हो रही है, सरफेस से पास हो रही है। 1 माइक्रोन बराबर है, 1 माइक्रोन किसके बराबर है? यहाँ आपका बेसिक ज्ञान आता है। और किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वो सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी में परिवर्तन का प्रतिरोध करती है। मतलब अगर वो चल रही है तो चलती रहना चाहेगी, उसको अपोज मत करिए, विरोध करेगी। और अगर रुकी हुई तो रुकी रहना चाहेगी, उसको आप चलाने का प्रयास मत कीजिए, वो अपोज तब भी करेगी। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? गतिहीनता कहते हैं, जड़त्व कहते हैं, कुल भार कहते हैं, या अक्रियता कहते हैं। और 1 माइक्रोन कितने मिलीमीटर के बराबर होता है, यह आपको बताना पड़ेगा। जल्दी आंसर करिए, कमेंट में जा करके जल्दी से आंसर करिए आप लोग। ठीक है, चले
तो 1 माइक्रोन भैया याद रखिएगा 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। ये याद रखा करो चीज़ों को, या निकाल भी सकते हो, ठीक है। तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। और इसके लिए आपको पता है कोई चीज़ रुकी हुई है तो रुकी रहना चाहेगी, चल रही है तो चलती रहना चाहेगी। न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है। तो यहाँ तक मेरे भैया ये सारा चीज़ आपका समाप्त हुआ। 30 क्वेश्चन थे आज के, साइंस का सेक्शन कंप्लीट हुआ। कल वापस मिलेंगे हम लोग किसके सेक्शन पर? बायोलॉजी के, ठीक है। क्लास करना मत भूलिएगा, करेक्ट 11 बजे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। किसी को कोई सवाल में डाउट हो, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। अच्छे से लिखिएगा कि सर आपने थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर दी है, या इसको करेक्ट करा दीजिए, ठीक है। हो सकता है आपसे कोई फॉल्ट हो गई है, तो मैं उस पर ज़रूर ध्यान दूंगा, मैं उस सवाल को देखूंगा, और फिर अगर किसी तरह का करेक्शन चाहिए रहेगा तो मैं ज़रूर उसमें करेक्शन कराऊंगा। कुछ लोग ऐसे आगे लिखते हैं, गलत पढ़ा रहे हो तुम। भैया मेरा भी कुछ सम्मान है प्रभु, ठीक है। तो नतमस्तक हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मेरी गर्दन ही काट के लेके जाओगे, है ना। गर्दन मैंने सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रखी है, ठीक है, किसी और के लिए नहीं, ठीक है। झुकती है 2 लोगों के सामने, एक ऊपर वाला और एक जो मेरा परिवार है छोटा सा, है ना, उसके सामने। बस मैंने आपको जो एग्जाम्पल उदाहरण बताया वो मैंने अपनों के लिए बताया। समाज में किसी और के सामने झुकना जरूरी नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जहाँ झुकना चाहिए वहाँ झुकना चाहिए। हाँ गलती है तो बात अलग है, माफ़ी मांग लीजिए आप। गलती नहीं है तो समाज में भी कुछ इस तरह का वो चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। परिवार की बात अलग रहती है, ठीक है, जिससे दिल का लगाव रहता है वो अलग विषय है ना। गर्लफ्रेंड भी इसमें इंक्लूड हो जाएगी, तो जो लोग गर्लफ्रेंड वाले हैं वो लोग भी समझदार हैं, समझिएगा बात को, ठीक है। तो चलिए यार, कैसा लगा आज का सेशन? आप ज़रूर इसका आंसर मुझे बताएं करके, और कमेंट सेक्शन में बढ़िया से कमेंट करिए। कल मुलाकात करते हैं हम लोग वापस 11 बजे। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहता हूँ, और आप लोग जुड़े रहें मेरे साथ। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। कमेंट सेक्शन में जितने लोगों का जवाब दे पा रहा था मैंने दिया है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, मुलाकात करते हैं कल 11 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।